हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि भाई 1 तारीख को आप लोगों का एग्जाम होने वाला है, 1 जून को। ऐसे में पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए वो कौन से ऐसे साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप चाहें तो मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम पर सर्च करना होगा साइंस विद हिमानी मैम, साइंस बाय हिमानी मैम के नाम से सर्च करिएगा, या फिर ये जो स्कैनर दिया हुआ है इसको आप टेलीग्राम से स्कैन कर लीजिएगा। आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर कनेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्रैब्स बिलोंग टू विच फाइलम? केकड़ा किस फाइलम से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं, ये मोलस्कस से संबंधित है, निडेरिया से संबंधित है, आर्थ्रोपोडा या फिर प्लेटीहेल्मिन्थ्स। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर आपका आर्थ्रोपोडा होगा। याद रखेंगे आर्थ्रोपोडा। प्लेटीहेल्मिन्थ्स की बात करें तो जो हेल्मिन्थ्स होते हैं, वॉर्म्स होते हैं, वो यहाँ से आपके बिलोंग करते हैं। याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अमेलगम नहीं बना सकती है? वो कौन सी ऐसी धातु है जो अमेलगम नहीं तैयार करेगी? अमेलगम क्या होता है? अमेलगम एक अलॉय होता है, एक मिश्र धातु होता है, जो कि आप सभी जानते हैं। और अमेलगम में बेसिकली जो इंपॉर्टेंट तत्व होता है वो होता है आपका मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इसमें मेन होगा, और मर्क्यूरी के साथ हम एक अन्य धातु या एक अन्य तत्व को मिक्स करते हैं, तो लोहे को नहीं मिलाया जाता। यही इस सवाल का जवाब है। बी और ए ऑप्शन यहाँ पे आंसर होगा। सांस ली गई वायु में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होता है? जब आप सांस लेते हैं तो सांस लेने पर ऑक्सीजन कितने प्रतिशत आपकी बॉडी के अंदर जाएगा? 14, 16, 21 या फिर 25? तो याद रखिएगा, जब आप सांस लेते हैं तो 21% ऑक्सीजन आपके शरीर के अंदर जाता है, लेकिन जब आप सांस छोड़ते हैं तो सांस छोड़ते वक्त भी जब आप एक्सहेल करेंगे तो 16% जो ऑक्सीजन है वो आपकी बॉडी से बाहर निकलेगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से एटीपी अणु की संख्या कितनी बनती है? जब ग्लूकोज पूरे तरीके से टूट जाएगा, उसका विखंडन होगा, तो ऐसे में कितने एटीपीज का निर्माण होगा? 2, 28, 38 या फिर 48? तो इस सवाल का जवाब क्या होगा? इस सवाल का जवाब होगा 38। 38 बनते हैं, और ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं एरारोबिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम एरारोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। जिस एरारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहां पर आपका ग्लूकोज का विखंडन होगा और 38 एटीपी बनेंगे। याद रखेंगे। जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, याद रखेंगे, जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, जहाँ पर अवायवीय श्वसन होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होगी, तो ऐसे में 2 एटीपीज का निर्माण होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, मनुष्य द्वारा 1 मिनट में सांस लेने की दर, 1 मिनट में हम कितनी बार सांस ले सकते हैं? तो 1 मिनट में सांस लेने की दर क्या होगा? 16 से 20, 20 से 25, 12 से 41 या 70 से 72? तो ए ऑप्शन यहाँ पे आंसर होगा। अभी थोड़ा सा मेरी खुद की हेल्थ थोड़ा ठीक नहीं है, तो सॉरी फॉर दैट। ए आंसर यहाँ पे होगा। तो 1 मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं? तो अगर 1 मिनट की बात की जाए, 16 से 20 बार हम लोग सांस लेंगे। याद रखेंगे। ऐसे ही पेपर में आपसे हार्ट बीट के बारे में पूछा जा सकता है कि आपका दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो याद रखेंगे 78 पर मिनट। 1 मिनट में 78 बार धड़कता है, मतलब 72 बार धड़केगा। सॉरी, 72 करिएगा, 72 मिनट्स पर मिनट धड़कता है। याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है कोशिका के किस भाग में? वो कौन सा ऐसा कोशिका का पार्ट है जहां पर एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, एनर्जी का निर्माण होगा? तो इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। डी ऑप्शन होगा। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए होता है। याद रखेंगे। और इसके पास राइबोसोम भी होता है। याद रखेंगे। सेल के अंदर न्यूक्लियस के बाद ये वो ऐसी कोशिका है जिसके पास अपना खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल, ऑक्सीजन के दबाव में सुक्रोज का कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में पूर्ण ऑक्सीकरण क्या कहलाता है? तो इसको हम क्या बोलेंगे? जहां पर जो सुक्रोज है उसका जब ऑक्सीडेशन होगा, यानी ब्रेकडाउन होगा वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी बनेगा, तो इसे क्या कहेंगे? इसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। इसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाएगा।
कार्बन डाइऑक्साइड जब हम एक्सहेल करते हैं तो कितना प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकलता है? देखो, जब आप सांस ले रहे होते हो तो हवा में आपके बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी जाता है और वो जाता है 0.03% जब आप इनहेल करते हैं। लेकिन जब आप एक्सहेल करते हैं तो ये 4% आपकी बॉडी से बाहर निकलता है, याद रखेंगे, ए ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन। यदि समतल दर्पण पर अवतल अपतित प्रकाश की किरण इस प्रकार की है कि वह दर्पण से 30 डिग्री का कोण बनाती है तो बताइए परावर्तन कोण कितना होगा? अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? तो आप सभी जानते हैं कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री होगा। क्यों होगा? एज पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई जो होता है वो हमेशा एंगल आर के बराबर होगा, इसलिए अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी आपका 30 डिग्री ही होगा। अगला सवाल, समतल दर्पण की फोकल दूरी कितनी होती है? प्लेन मिरर की बात करेंगे तो इसकी फोकल दूरी क्या होगी? नेगेटिव होगी, शून्य होगी या फिर इनफाइनाइट होगी? तो याद रखेंगे अनंत होती है, ध्यान रखे हैं, डी ऑप्शन। फोकल लेंथ के अलावा याद रखिएगा अगर आपसे मैग्निफिकेशन पूछा जाए तो मैग्निफिकेशन जो होता है प्लेन मिरर का वो होता है 1, याद रखेंगे। अगर आपसे पावर पूछी जाए तो वो होती है 0, वो होती है 0, ये भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है? आपका जो गोलाकार दर्पण है, जैसे सपोज करिए ये परावर्तित सतह है, इसका जो डायमीटर है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम कहते हैं अपर्चर। क्या कहते हैं इसको? इसको अपर्चर बोला जाता है, याद रखेंगे। अगला सवाल, प्रत्येक सामान्य सांस के प्रति प्रेरित या समाप्त होने वाली वायु की मात्रा को क्या कहा जाएगा? तो इसे हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। क्या कहते हैं इसे? इसे टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है, याद रखेंगे। आगे अगला क्वेश्चन, यदि 17 वर्षीय पुरुष में अभी भी यौवन के परिवर्तन नहीं हुए हैं तो उसमें कमी होने की संभावना। अगर 17 साल का कोई लड़का है और अगर उसकी बॉडी में अभी भी कोई चेंजेस नहीं आ रहे, जैसे फेस पर दाढ़ी नहीं आ रही है, ठीक है, हार्मोनल चेंजेस नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे में उसकी बॉडी में कौन सा हार्मोन नहीं बन रहा है? टेस्टोस्टेरोन नहीं बन रहा है, याद रखेंगे। और टेस्टोस्टेरोन्स बनाती हैं टेस्टिकल्स, टेस्टिकल्स के द्वारा टेस्टोस्टेरोन बनते हैं, जो कि आप सभी जानते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है, राइट। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, अमीनोसाइटोसिस शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलो। अमीनोसाइटोसिस का सख्ती से पालन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि भ्रूण के स्वास्थ्य में सुधार लाता है, बच्चे के आसान जन्म के लिए प्रदान करेगा, या भ्रूण की वंशानुगत असमानताओं का पता लगाने में हेल्प करेगा, या फिर ये भ्रूण के लिंग का निर्धारण करेगा। देखो, ये चीज़ होती है जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, कई सारे टेस्ट होते हैं, तो वहाँ पर एक ये भी टेस्ट होगा जिससे ये पता लगाया जाता है कि भ्रूण की वंशानुगत असमानताओं का पता लगाया जाएगा कि भाई जो फ्यूटस है उसमें कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं हो रही है। तो ये स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए, रूटीन चेकअप्स के दौरान इसका पता चलता है, ठीक है। आगे, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि से हार्मोन के स्राव को नियंत्रित करती है? मतलब वो कौन सी ऐसी ग्रंथि है जिसका काम है पिट्यूटरी ग्रंथि को भी नियंत्रित करना? तो कौन करेगी? एड्रीनल, हाइपोथैलेमस, थाइमस या फिर आपका थायराइड? तो आप सभी जानते हैं इसका आंसर है हाइपोथैलेमस, क्योंकि हाइपोथैलेमस को हम कहते हैं सुपर मास्टर ग्लैंड। क्या कहते हैं बेटा इसको? इसको कहा जाता है सुपर मास्टर ग्लैंड, और इसको हम सुपर मास्टर ग्लैंड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये पिट्यूटरी के जो स्राव है, जो हार्मोन पिट्यूटरी बनाती है, उसको नियंत्रित करती है। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, पुरानी एवं घिसी पिटी लाल रक्त कणिकाएं कहाँ पर नष्ट होती हैं? और ये आपका होमवर्क है। आप सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये जो कोशिकाएं हैं ये कहाँ पर नष्ट होती हैं, बोन मैरो में, स्प्लिन में, लिवर में या फिर स्टमक में? तो ऐसे क्वेश्चन के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, बाकी तैयारी अच्छे से करिए, रिविजन करते रहिए। 1 जून को आपका एग्ज़ाम है, बेहतर तरीके से तैयारी करो और अच्छे से अपना पेपर दो।